गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम ऑडिबल, विजिबल। पहली बार क्लास हो रही मॉर्निंग में और थोड़ा समय लगा। ऑफ कोर्स मुझे लगा चाय वाय पी लेता हूँ मैं भी। तो आज जो है समय की कमी थी, रात को हम लाइव नहीं कर पाते, इसलिए हमने प्रीपोन किया इसको 8 से लेकर के 14 नवंबर तक, यानी कि ये वाला जो हफ्ता हुआ उसके करंट अफेयर हमने कवर किए हैं। और निश्चित तौर पर पिछला जो सेशन था, जो पहला ही सेशन था वीकली बुलेटिन का, उसको आपने पसंद किया। आपके कुछ सुझाव थे, जैसे कि मेंस के कुछ प्रश्नों को शामिल करके डिस्कस किया जाए। पहली चीज़ तो ये है कि एक लिमिट से ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर सकते मेंस के प्रश्नों को, नहीं तो बहुत लंबा सेशन हो जाता है। उसके लिए फिर भगीरथ प्लस चल रहा है, सम्राट चल रहा है, कुछ वीडियोज भी आते ही रहते हैं। फिर भी हम डिस्कस करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। एडिटोरियल के नाम पर रोज घंटों डिस्कशन आप देखते ही हैं, मैं वैसा नहीं करूँगा। आपके सिलेबस में जो सीधा सीधा दिया है, जैसे मैं आपको इंडेक्स दिखाऊं, इंडेक्स नहीं बनाया क्या? कौन सी फाइल आपने डाउनलोड की? हाँ, इंडेक्स बनाने के लिए कहा था ना। हाँ, क्यों ऐसा किया जाता है? ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो है, जो मेंस के हिसाब से महत्वपूर्ण है, उसमें 2 टॉपिक्स कवर किया है। एक तो टेररिज्म का इशू जो है, टेररिज्म का इशू है वो अभी बहुत चिंताजनक है भारत के दृष्टिकोण से, मानवता के भी दृष्टिकोण से। और दूसरा इंडिया भूटान रिलेशन, ये 2 टॉपिक इस हफ्ते मेंस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अदरवाइज फिर क्लाइमेट से लेकर के और इंटरस्टेलर एक्टिविटीज़ तक हर चीज़ मेंस की दृष्टिकोण से फिर पढ़ाई जाए तो कम नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम उन टॉपिक्स को प्रेफर करेंगे जिनके आने की संभावना ज़्यादा है। हमारा जो समय है वो लिमिटेड है, तो हम सभी चीज़ों पे फोकस नहीं कर सकते, ना ही हम रोज नामचा करते हैं करंट अफेयर का। और आप जानते हो कि हम टू द पॉइंट बात करते हैं, सीधे सवाल हिट होते हैं करंट अफेयर के, तो हम वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्यों ऐसा है? फाइल मैंने चेंज किया था इतना कुछ, दिस इज नॉट फेयर। ठीक है, पहले आतंकवाद वाला टॉपिक कवर करें या पहले भूटान वाला, और फिर बाद में जो प्रीलिम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। भूटान वाला कर लेते हैं पहले। ठीक, तो लोग लाइव है ना? ठीक, फाइन। तो भूटान में ये प्रधानमंत्री की यात्रा है भूटान की। वहाँ के जो राजा रहे हैं इससे पहले K4, वो कुछ 70 साल के हो गए, तो उस उपलक्ष्य में सेरेमनी में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया। जो टॉपिक है आपका GS2 में, IR का जो टॉपिक है, इंडिया एंड इट्स रिलेशनशिप विद नेबरिंग कंट्रीज, भारत और अपने पड़ोसी देशों से उसके संबंध, इस टॉपिक के साथ आप रिलेट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि मेंस की जो शोध श्रृंखला है, मेंस PYQ की शोध श्रृंखला आपको 2024 मेंस के लिए दिया था, 25 वाला रेडी है। मुझे समय नहीं कि मैं उसको आपको लाइव डिस्कस कर सकूं, तो अभी आपको उपलब्ध करा दूंगा। उसमें जिन प्रश्नों को हमने प्रेडिक्ट किया था, मोर और लेस वही घूम फिर के आते हैं, जैसे बांग्लादेश हो या मालदीव हो। इंटरनेशनल रिलेशन में एक पैटर्न देखा गया है कि सामान्यतः वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे, और उसमें भी एक पैटर्न है चीन और पाकिस्तान का और बांग्लादेश का। ऐसे पड़ोसी, अगर नेबरिंग कंट्रीज़ की बात की जाए, तो नेबरिंग कंट्रीज़ में भी ऐसे पड़ोसी जो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं या इंडिया के इंटरेस्ट बहुत क्लोजली अफेक्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा डीपली अफेक्ट हुए हाल फिलहाल में, वो पड़ोसी राष्ट्र ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर 2016 में डोकलम हुआ था, तब भूटान भी शामिल था, चीन भी शामिल था, भारत भी शामिल था, लेकिन सवाल भारत चीन संबंधों पर आया था। ठीक, ऐसे 2020 में गलवान हुआ तो भारत चीन संबंधों पर सवाल पूछा गया। नेपाल के साथ जब बहुत क्राइसिस हुई थी वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त, उस समय भी यूपीएससी ने इस पर सवाल पूछा था। तो निश्चित तौर पर
भूटान के बारे में सवाल सीधा पूछेगा इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन जिस तरीके से स्पेशल रिलेशन हम शेयर कर रहे हैं भूटान के साथ, आपको अवेयरनेस तो होना ही चाहिए। अवेयरनेस में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, वही आपको मेंस में आर्गुमेंट के तौर पर इस्तेमाल करना है। बाकी प्रीलिम के दृष्टिकोण से जो क्वेश्चन है वो हम दिखा देंगे। मेंस की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है भूटान और भारत के बीच जो संबंध है उसकी प्रमुख आधार क्या है, प्रमुख आयाम क्या है, मेन पिलर्स क्या हैं। भारत और भूटान के बीच जो संबंध है उसकी पृष्ठभूमि कुछ ऐसी है कि अंग्रेजों ने, आपको पता होगा एंग्लो भूटान वार हुआ था, अंग्रेजों ने भूटान के साथ युद्ध किया, उसको कब्जे में ले लिया। बाद में 1910 में आई थिंक, यानी हमारी आज़ादी के कुछ 30-40 साल पहले एक ट्रीटी करते हैं अंग्रेज भूटान के साथ और कहते हैं कि भाई आपको आज़ाद करते हैं, लेकिन आपकी सिक्योरिटी और आपकी जो इंटरनेशनल अफेयर्स है उसकी जिम्मेदारी ब्रिटिश इंडिया पर होगी। वो स्पेशल रिलेशन चला रहा था और बाद में भूटान और इंडिया ने बहुत अच्छा रिलेशन डेवलप किया, खासकर तब जब चीन ने तिब्बत को कब्जा कर लिया। तो चीन ने तिब्बत को कब्जा कर लिया, नॉर्दर्न बॉर्डर में इतनी बुरी स्थिति देखने के बाद भूटान को लगा कि भारत हमारा एक्चुअली सच्चे अर्थों में एक रिलायबल पार्टनर है मित्र है। और इसी वजह से भूटान ने भारत के साथ अपने संबंधों को सबसे पहले प्रेफरेंस में रखा। 85% जो ट्रेड है भारत के साथ हो रहा है, लैंड लॉक कंट्री होने के नाते भारत के साथ मोस्ट ऑफ द टाइज है। जो फ्रेंडशिप ट्रीटी थी जब वो रिवाइज किया गया अर्ली 2000 में, उस समय जो क्लॉज था कि भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत पर होगी, उसे हटा दिया गया। भूटान अपनी सुरक्षा और बाकी जो पॉलिसीज हैं उनको बनाते वक्त भारत की चिंताओं में ध्यान में रखेगा। भूटान के जो रॉयल आर्मी है उसको ट्रेन करने की जिम्मेदारी, उसको प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी भारतीय सेना पर है। और यही वजह है कि डोकलम जब हुआ, यानी कि 2016 में जब चीन वहाँ पे रोड बना रहा था, चीन कंस्ट्रक्शन कर रहा था, तो भारत ने इंटरवेन किया कि भाई इसे भूटान की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो हम पर है और निश्चित तौर पर इसे उसका और हमारा दोनों का इंटरेस्ट प्रभावित होगा। भूटान और भारत के बीच ये तो है रणनीतिक संबंध। इकोनॉमिक टाई मैंने बताया है, 85% से ज़्यादा का ट्रेड भूटान भारत के साथ करता है। और ट्रेड में 2-3 चीज़ें प्रमुख हैं। टूरिज्म जो भारत से एक्सपोर्ट होता है, हाइड्रो पावर जो भूटान से हमें इम्पोर्ट करते हैं। ठीक, भारत भूटान को पहले शुरुआत में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टाइज के तहत हाइड्रो पावर बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए असिस्टेंस देता था और बाद में वो बिजली खरीद करके सेट ऑफ हो जाता था मामला। बाद में फिर हमारे यहाँ की जो कॉरपोरेट्स हैं, जो कंपनियां हैं, वो भूटान में इन्वेस्ट कर रही हैं। भारत ने भूटान को बहुत सारा लाइन ऑफ क्रेडिट भी दे करके रखा है। सबसे ज़्यादा असिस्टेंस जब आप बजट देखते होगे, अगर बजट को ठीक से बारीकी से ऑब्जर्व करते होगे, तो सबसे ज़्यादा जो असिस्टेंस है वो भी हम भूटान को देते हैं। भूटान ही पहला स्थान है संभवतः। और इकोनॉमिक हो गया, स्ट्रेटजिक हो गया, सिक्योरिटी टाइज में भूटान ने हमेशा से भारत की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता रखी है। नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को काउंटर करने के लिए ऑपरेशन ऑल क्लियर चलाया गया था, जिसका नेतृत्व खुद भूटान के राजा जो K4 है उन्होंने किया था उस समय जो थे। तो भूटान के ऐसे संबंध हैं। कुछ चिंताएं भी है भूटान और भारत के संबंधों में। पहली चिंता तो यही है कि भारत इस बात के लिए आशंकित है कि भूटान कहीं चीन के साथ अपने संबंधों को उस तरह से डेवलप ना करे जिससे भारतीय हित प्रभावित हो, खास करके तब जब पिछले 2 सालों से लगातार चीन के साथ भूटान की डिप्लोमेटिक टॉक चल रही है वन डोर में। दूसरा, भूटान ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नहीं ज्वाइन किया है भारतीय सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए। उसके बावजूद भी भूटान में इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे उनकी कुछ एजेंडा, उनकी कुछ पॉलिटिकल जो स्कोर करने के लिए कोशिश चलती रहती है कि किस तरीके से भारत के अलावा चीन के साथ भी वो टाइट डेवलप कर सके। एक सॉवरेन कंट्री का ये साधारण प्रयास है, स्वाभाविक प्रयास है, लेकिन भारतीय जो हित है वो बहुत डीपली इम्पैक्ट होते हैं। होना क्या चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। अभी जब मैं मॉर्निंग में उठा तो ORF ओपन किया, ORF पे उनकी जर्नल भारत भूटान संबंधों पर मैं आर्टिकल देख रहा था, तो किसी भूटान के ही एक्स पार्लियामेंटेरियन ने उसमें कंट्रीब्यूट किया था। तो ऐसे था कि भूटान जो है एक सॉवरेन कंट्री है और उसकी साझा जिज्ञासा है कि वो और देशों के साथ भी व्यापार करे और इसके लिए भारत को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भारत अपनी सुरक्षा चिंताओं को भूटान से अवगत कराए, ट्रांसपेरेंट और बहुत ही कॉन्फिडेंट कन्वर्सेशन हो, ठीक है। लेकिन भूटान अगर बातचीत करना चाहता है, ट्रेड करना चाहता है चीन के साथ, तो उसे ठीक से करने देना चाहिए। दूसरा, जो गुजराल डॉक्ट्रिन था, जो अब फिलहाल के लिए नेबरहुड फर्स्ट, पड़ोसी प्रथम की जो नीति है भारत की, भूटान के साथ उसको असली रूप में हम देख भी सकते हैं कि भारत कभी क्विड प्रो क्यो या रेसिप्रोकल की डिमांड नहीं रखता है, इच्छा नहीं रखता है भूटान के साथ में। हमने अधिकतर समय दिया ही भूटान को, उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखा है, तो उसे कंटिन्यू रखना चाहिए। और शायद अभी फिलहाल के लिए जो गवर्नमेंट है
वो भूटान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं, इसीलिए शायद भारतीय प्रधानमंत्री की इस वाले सेशन में टर्म में से पहली यात्रा भूटान की ही थी। तो ये भूटान के बारे में एक मेंस के पर्सपेक्टिव से आप समझ सकते हैं। प्रीलिम में एक पीवाईक्यू पूछा गया था साल 2019 में, यूपीपीसीएस का सवाल है, और उसमें पूछा गया था कि which hydropower plant in Bhutan was inaugurated recently by Indian Prime Minister नरेंद्र मोदी। यानी कि भूटान में कौन सा पावर प्लांट हाल में इनॉग्रेट किया गया था। इसका आंसर आई थिंक मगधेचु करके, उस समय मगधेचु ऐसा ही कुछ प्रोनाउंसिएशन है, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट था। तो आने वाले समय में आपको पता है कि जो एडमेत्रे का यूट्यूब चैनल है वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना और करंट अफेयर की शोध श्रृंखला होगी प्रीलिम की। आप देखोगे कि लास्ट टाइम भी इस टाइम भी करंट अफेयर पढ़ाने के पहले करंट अफेयर की शोध श्रृंखला हमने प्रीलिम के लिए कराई थी। सवाल कहाँ से आयोग पूछता है उसको समझने की कोशिश की थी। मेंस के लिए भी वही करते हैं, प्रीलिम के लिए भी वही करते हैं। और फिर 700 750 जो प्रश्न थे उसमें से लगभग 90% से ज़्यादा सवाल आए इस बार के प्रीलिम में। मुझे लग रहा है उसकी सफलता का श्रेय किसी और को नहीं, करंट अफेयर की शोध श्रृंखला के प्रयास को जाना चाहिए, बाद में टीम मेंबर्स को जाना चाहिए। तो उस शोध श्रृंखला को अगर आप देखोगे तो उससे आपको अंदाजा आएगा कि प्रश्नों का निर्माण, प्रश्नों की प्रकृति, पूछे जाने की प्रकृति कैसी है। आप भी उसी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, हम भी उसी तरीके से सवाल बनाते हैं। तो इस बार जो संभावित प्रश्न हो सकता है अगर पूछा जाएगा तो पीवाईक्यू को देखते हुए कि विच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाज इनॉग्रेटेड ड्यूरिंग द पीएम्स 25 विजिट टू भूटान। हिंदी में भी देख लेते हैं इसको। प्रधानमंत्री की 2025 की भूटान यात्रा के दौरान किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया। तो इसका आंसर है पुनात सांगछू सेकंड, पुनात सांगछू सेकंड। ठीक है, अब कितने मेगावाट का है आई डोंट थिंक कि इसको पूछेगा। अगर इसको पूछता है तो जो पेपर सेटर है वो बहुत उसको क्लर्क होना चाहिए था, पेपर सेटर नहीं। ठीक है, तो ये हो गया भारत भूटान का। अब यहाँ पे एक मेंस का प्रश्न है, भारत भूटान जो संबंध है वो परस्पर विश्वास, सम्मान और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस, ये टर्म कीवर्ड है, पर आधारित है। मूल्यांकन करें। इसको आप डिस्कशन से कर सकते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस का 11 नवंबर का एडिटोरियल है और आप इसको भी पढ़ सकते हैं। अगर मैं इसको जूम कर दूं तो आप पॉज करके इसको पढ़ लेना, या हम ये डॉक्यूमेंट ही जो पूरा है, जाने दो, जरूरत नहीं। जो डॉक्यूमेंट है पूरा, ये पिछली बार की तरह हम अपने चैनल पे शेयर कर देंगे। पिछली बार हिंदी अंग्रेजी दोनों एक साथ रहने दिया था, इस बार अलग अलग करवा करके शेयर कर देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं एडमित्र के टेलीग्राम चैनल से भी। अब टेररिज्म पे थोड़ी बात कर लेते हैं, टेररिज्म पे बात कर लेते हैं और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं प्रीलिम के क्वेश्चन पे। बहुत दुर्भाग्य है कि जो दुर्घटना दिल दुखाने वाली है, राष्ट्र को दुखी करने वाली है, हम उस पर एक हिसाब से अपनी परीक्षा के दृष्टिकोण से एनालिसिस कर रहे हैं, बट करना पड़ेगा। और एनालिसिस क्या है, जीएस पेपर 3 में आप देखेंगे तो इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, उसमें टेररिज्म पहला ही सब टॉपिक है। तो आतंकवाद पहला ही सब टॉपिक है। इस पर सवाल बन सकता है, सवाल बन सकता है क्या, बना है ऑलरेडी, यूपीएससी ने पूछा हुआ है। टेररिज्म इज अ ग्लोबल स्कॉर्च, हाउ हैज इट मैनिफेस्टेड इंडिया, elaborate with contemporary example, what are the countermeasures adopted by the state, explain। चूंकि आतंकवाद हाल फिलहाल में पिछले कुछ सालों में लगभग ना के बराबर आतंकवाद की घटना हुई थी। अगर आप JNK को छोड़ दें तो वहाँ छोड़ करके रेस्ट ऑफ द इंडिया में शांति थी, पीस थी। क्रेडिट गोज टू और नेटग्रिड और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन और सिक्योरिटी फोर्सेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी प्रोएक्टिव अप्रोच, ये सारे जो प्रयास थे, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की वजह से आतंकवाद की घटनाएं बहुत कम हो गई थी, ना के बराबर हो गई थी। लेकिन फिर से अगर आतंकवाद की घटना हुई है तो आप इसे सिर्फ एक दुर्घटना नहीं मान सकते, आप इसे एक लॉन्ग टर्म की किसी षड्यंत्र का, किसी साजिश का एक टिप ऑफ द आइस मान सकते हैं। और हो सकता है आने वाले समय में इस तरीके के प्रयास और किए जाए। तो अगर ऐसा कुछ होता है, वैसा होना नहीं चाहिए, तो ऐसी कोई घटना ना हो, ठीक है, लेकिन अगर वो हो गई है आतंकवाद की घटना तो जरूरी है कि हम आतंकवाद की जो डॉक्ट्रिन है, आतंकवाद के खिलाफ जो काउंटर टेररिज्म के मेजर्स हैं, या उसके लिए जो हमारे इंटेलिजेंस और पॉलिसी एफर्ट है, सिक्योरिटी एफर्ट है, उनके बारे में हमें इतना पता हो कि सवाल अगर पूछा भी जाए तो आप कर सके। सवाल कैसे पूछा जा सकता है,
एक जो प्रोबेबल सवाल लग रहा है फिलहाल की स्थिति में, कि आतंकवाद के विरुद्ध भारत के सफल प्रयासों के बावजूद भारत ने सफल प्रयास किया है। 2 साल पहले एक यूनाइटेड स्टेट की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी टेररिज्म पर, जिसमें बहुत तारीफ की गई थी भारत की, किस तरीके से भारत ने इतने पोरस बॉर्डर होने के बावजूद, इतने इंटरनल चैलेंजेज होने के बावजूद, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो पाकिस्तान से आता है, ऑफ कोर्स चीन भी उसको सपोर्ट करता है, उसके बावजूद भारत ने काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र में बहुत सफलता हासिल की है। और उस रिपोर्ट के आधार पे कुछ आपको फैक्ट्स बताएंगे कि आतंकवाद के विरुद्ध भारत के सफल प्रयासों के बावजूद चुनौती अभी भी बनी हुई है, क्योंकि ये दुर्घटना हो गई और इसके बाद एक चर्चा तो हो ही गई है। शुरुआत चर्चा कीजिए इस पर। तो साधारण इंट्रो लिख देना कि भाई हमने बहुत सफल प्रयास किया है आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेने में, लेकिन अब भी चिंता बनी हुई है। और जब आप ऐसा लिखेंगे उसके बाद में वो चिंता क्या है उसे आपको समझाना पड़ेगा। आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रमुख सफलताएं पहले बतानी पड़ेगी, क्योंकि कह रहा है कि सफल प्रयासों के बावजूद। तो सफल प्रयास क्या है? सबसे पहले तो स्ट्रांग लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, कि हमने न सिर्फ बहुत सारी काउंटर टेररिज्म जो एजेंसीज हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाई है, उनको एस्टैब्लिश किया है, बल्कि एनआईए जैसी एजेंसी, बेसिकली एनआईए का काम है दुर्घटना, आतंकवाद की घटना होने के बाद उनकी जांच करना, और उससे जो सीख है उसको बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, बाकी जो इंटेलिजेंस है, उनके साथ शेयर करना। नेटगेट जैसे जो प्रयास हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स जो है, स्टेट की जो पुलिस है, जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, स्टेट की जो इंटेलिजेंस है, सेंटर की जो इंटेलिजेंस है, वो सब आपस में बहुत कॉपरेशन कर रही हैं ताकि किसी भी ऐसी आतंकवादी की गतिविधि को ख़त्म किया जाए। बहुत सारे ऑपरेशनल सक्सेसेस हैं। अगर आप JNK में देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे स्लीपर सेल, वहाँ पे बहुत सारे ओवर द ग्राउंड वर्कर, बहुत सारे मॉड्यूल काम कर रहे थे, उनका खात्मा किया है। देश के बाकी हिस्सों में एक समय था जब सिमी वगैरह बहुत एक्टिव थे, आज वो नहीं दिखाई देते। इंटरनेशनल कॉपरेशन भी बहुत रहा है। एक समय था कि जब दुनिया, स्पेशली जो वेस्ट है, वो आतंकवाद को लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम मानती थी, लेकिन भारत बार बार कहता रहा आतंकवाद लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, आतंकवाद एक ऑर्गेनाइज्ड प्रॉब्लम है, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, उसकी भी समस्या है। और भारत के इस आग्रह को वेस्ट को तब समझ में आया जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला होता है, जब आतंकवाद की गतिविधि अलकायदा की बढ़ जाती है, ISIS आता है, और फिर FATF से लेकर के बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो सब बहुत एक्टिव हो जाते हैं और भारत को भी उसका सहयोग मिलता ही मिलता है। तो ये सब और प्रिपेयर्डनेस हमने बहुत बेहतर की है। एक समय था कि हम हमारे अलग अलग एजेंसीज अलग अलग काम करते थे, इंटेलिजेंस शेयरिंग, और टेक्नोलॉजी भी उतनी अपग्रेडेड नहीं थी। अभी फिलहाल के लिए पुलिस से लेकर के NSG तक हर कोई मॉक ड्रिल आयोजित करता है और हर कोई बहुत कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करता है। लेकिन चैलेंजेस अभी भी क्यों बना हुआ है? क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है, जो सीमा पार आतंकवाद है, वो एक सबसे बड़ी चिंता मैं मानता हूँ, क्योंकि भारत में इस तरह की आतंकवादी घटना, इस तरह के एक्सप्लोजिव का यूज करना, इस तरीके की रिसोर्सेस को डिप्लॉय करना बिना पाकिस्तान की मदद के संभव नहीं। इसलिए क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है वो सबसे सर्वोच्च चिंता का विषय है। रेडिकलाइजेशन और ऑनलाइन प्रोपेगेंडा बहुत चल रहा है। अभी मैंने 2 दिन पहले मूवी देखी बारामूला, उसको हिंदू में बरमूल लिखा हुआ है उन्होंने, ठीक है, अंग्रेजी में बारामूला है। और उस मूवी को देखने के बाद में अब मूवी की जो समझ रखने वाले लोग हैं वो मानेंगे कि नहीं, मूवी में ऐसे कुछ, मूवी जैसा कुछ है नहीं दम, और कहेंगे प्रोपेगेंडा है, नैरेटिव है। बात नैरेटिव प्रोपेगेंडा की नहीं, बात ये है कि जो विक्टिम रहे हैं वहाँ पे, जो आतंकवाद से पीड़ित लोग रहे हैं, जिनको पलायन करना पड़ा, भागना पड़ा, उनके हित को नहीं ध्यान रखा गया, ठीक है लेकिन उसके पीछे जो रूट कॉज था वो क्या था? पड़ोस में रहने वाले कश्मीरी जो लोग थे, दोनों धर्म के, हिंदू और मुस्लिम, सिख, तीनों अच्छे से रह रहे थे। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पे जो घाटी में रहने वाले लोग थे बहुसंख्यक, उन्होंने आतंकवादियों को सपोर्ट करना शुरू किया और वहाँ से जो अपने ही पड़ोसी थे उनके खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। उसके पीछे कारण मुझे लगता है रेडिकलाइजेशन। उस समय ऑनलाइन टूल्स नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं थी, लेट 80s और अर्ली 90s में। उस समय रेडिकलाइजेशन का जो अड्डा बनाया गया वो धार्मिक सेंटर्स को बनाया गया। कहा जाता है कि वहाँ पे मस्जिद में अजान होती थी और उसके बाद अनाउंस होता था कि भाई आप घाटी छोड़ के चले जाओ, मूवीज में जैसा दिखाया जाता है।
तो वहाँ के जो लोग थे उनको रेडिकलाइज कर दिया गया कि ये हिंदू जो हैं या जो सिख माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, इनको रहने का कोई हक नहीं है। तो ये जो प्रोपेगेंडा था, ये जो नैरेटिव सेट किया गया, उस नैरेटिव की वजह से रेडिकलाइजेशन, कट्टरपंथ बढ़ा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो ये जो कट्टरपंथ और नैरेटिव था, उसको बस्ट करने में, कम करने में इंडिया को 30 साल से ज़्यादा लग गए। आज जब सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ वायरल हो जाता है फटाफट, उस स्थिति में हमें इसको बहुत सावधानी से डील करने की ज़रूरत है। टैक्टिक्स और टेक्नोलॉजी भी हमने बेहतर की है, लेकिन उनके जो हमले, अभी आपने देखा होगा कि एक्सप्लोजिव वो लेकर के आए, भले उस लेवल पे विस्फोट नहीं कर पाए, लेकिन भारत में कैसे आया होगा, किस तरीके के डार्क वेब का इस्तेमाल किया होगा, साइबर टेक्नोलॉजी का कैसे यूज किया होगा, एक अकेला आदमी आता है कार में लेकर के सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो चिंता का विषय है। लोकल ग्रीवांसेस भी कई बार होते हैं, सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं। कश्मीर के मुद्दे को उस लिहाज से भी देखना चाहिए। अर्बन टेररिज्म और सॉफ्ट टारगेट, भाई रेड फोर्ट एक प्रतीक था। किसी ने पूछा कि रेड फोर्ट ही क्यों चुना? रेड फोर्ट प्रतीक, वहाँ पे अगर हमला होगा तो पूरी दुनिया में उसका कवरेज होगा। तो निश्चित तौर पे ये सबसे सॉफ्ट टारगेट्स हैं। कुछ रिसेंट एग्जांपल्स हैं, आपको सलाह दे सकते हो वे फॉरवर्ड आगे क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट का अप्रोच एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। इंटेलिजेंस को और मजबूत करो, काउंटर रेडिकलाइजेशन, अर्बन सिक्योरिटी, ताकि शहर की खुद की अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो। अंत में कंक्लूजन लिख दो, ठीक। अब आइए शुरू करते हैं प्रीलिम के स्पेसिफिक जो सवाल है। वहाँ पे जल संचय जन भागीदारी अवार्ड मिला है, नेशनल वाटर अवार्ड 2025 का। ये सवाल महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। राष्ट्रपति ने ये पुरस्कार दिया है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जल संचय भागीदारी अवार्ड दिया 18 नवंबर को। और ये अवार्ड है उन विनर्स को जिन्होंने जल संचय, जन भागीदारी, वाटर कंजर्वेशन, इन सब में पार्टिसिपेट किया है। और थीम क्या है? कैच द रेन, ठीक। तो जो फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, जिससे सवाल बन सकता है, पहला तो ये कि जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार किसने दिया? ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने दिया। 2025 का कहाँ पे? विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका जो थीम है वो क्या है? कैच द रेन। और अवार्ड किसको मिला है? तो अवार्ड मिला है जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ, जल संचय और जन भागीदारी का पुरस्कार मेघालय को नहीं मिल सकता। जल संचय जन भागीदारी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट को नहीं मिल सकता। पूछो क्यों? जल संचय करने की जरूरत कहाँ होगी? कॉमन सेंस लगाओ। इससे पहले लॉजिकल रीजनिंग मैंने आपको जब करवाया था तो इस तरीके से सवालों को दिखाया था। जल संचय की जरूरत कहाँ पे होगी? जहाँ पे जल की कमी है, जहाँ पे वाटर क्राइसिस। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि जहाँ पे भर भर के 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, नदी नाले तालाब लबालब भरे रहते हैं, ठंडी गर्मी क्या, भैंस नहाती रहती है पूरे दिन छपाछप, वहाँ पे जल संचय की जरूरत है क्या? जल संचय की वहाँ भी जरूरत है, वाटर कंजर्वेशन की वहाँ भी जरूरत है। बट वाटर कंजर्वेशन की जरूरत तब होगी जब वहाँ, ठीक है चलो अवेयरनेस, सिविक सेंस है, राष्ट्रीय प्रयास है, ठीक है, बट वो हाय हाय नहीं करेंगे कि बावड़ियाँ बना रहे हैं, तालाब बना रहे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग करने नहीं करेंगे, जरूरत नहीं उनको, है ना। उनके पास और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको अपनी भैंस पालनी है, उनको खेती करना है, सब काम वो नहीं करेंगे अनटिल अनलेस पानी की क्राइसिस न हो जाए। जल संचय अभियान करेंगे गुजरात के लोग, राजस्थान के लोग, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के लोग, जहाँ पे बारिश नहीं होती, जहाँ पे लातूर में जलदूत एक्सप्रेस चलानी पड़ती, से भी कॉमन सेंस लगाओगे तो आप वैसे भी इसमें उत्तर प्रदेश को या इसमें आप बिहार को शामिल नहीं करोगे, ठीक है, फाइन। और डिस्ट्रिक्ट बाई जोन, अब ये मिर्जापुर की बात की गई है तो निश्चित तौर पे हो सकता है मिर्जापुर में पानी की दिक्कत हो। नवी मुंबई सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, मुझे लग रहा है आपको स्टेट याद रखना है, बनेगा सवाल तो मैक्रो थीम पे मिलेगा या उत्तर प्रदेश का कोई डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक है तो। अब जो ये छठा था, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा था ये इंपॉर्टेंट, छठा, ओके। पहला जो जल संचय अवार्ड था उसको इसलिए लिख दिया यहाँ पे क्योंकि अभी एक सवाल बना था, आई थिंक जनापीठ अवार्ड के बारे में पूछा गया था। तो जनापीठ में आपने देखा होगा कि हमने अपनी मैगजीन में और अपने क्वेश्चन में जो अभी इस साल मिला था वो भी, उसके पिछले साल जो मिला था वो भी, जगत गुरु क्या नाम उनका, जो संस्कृति बोलते हैं, रामभद्राचार्य, उनको संस्कृति बोलते हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने एक बार क्लिप देख रहा था
तो प्रेमानंद जी महाराज के बारे में बोला कि वो 2 शब्द संस्कृत का बोल के दिखाएँ। मैं सोच रहा था यार क्या ज़माना आ गया है ना? उसमें था एक कहावत, कितना सच है कि जो शंकराचार्य से जिसका संवाद हुआ था, शंकराचार्य हर किसी से शास्त्रार्थ करते फिर रहे थे और जीत रहे थे और सनातन का संदेश दे रहे थे और पीठों की स्थापना कर रहे थे। वो पहुँचते हैं अंत में मंडन मिश्र के घर। मंडन मिश्र शास्त्रार्थ में पराजित होने लगते हैं। बाद में उनकी पत्नी उभया भारती चार संभालती हैं और बाद में फिर सांसारिक अनुभव क्या है आपका, उस एक तथ्य पर शंकराचार्य निरुत्तर हो जाते हैं और वापस पर काया प्रवेश करके उस अनुभव को लेकर के आते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, जीतते हैं। दिस इज मैथोलॉजी, जो भी सच है। बट उसमें एक कहावत थी कि जो मंडन मिश्र का तोता था वो भी संस्कृत बोलता था, ठीक है। तो ज्ञान का पैमाना उस समय संस्कृत बोलने से था भाई दीदी। तो उसमें पूछ लिया था कि पिछला वाला किसको दिया गया, वाला पर्टिकुलर गुलजार और उनको। तो हमने पिछला वाला भी जानबूझ के शामिल कर लिया था क्योंकि यूपीपीसीएस का एक पैटर्न देखा था कि वो 2 साल 3 साल नॉर्मल पूछती है, फिर 1 साल पता नहीं उसको क्या हो जाता है, पीछे 1-2 साल पूछना शुरू कर देती है। जैसे 2020 का पीवाईक्यू एनालाइज किया तो पता चला कि उसमें 1-1 साल 2-2 साल पीछे का पूछा है। और यही स्ट्रेटजी ध्यान में रखते हुए हमने जो भी सवाल बनाए, कोई बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड है उसके 1 साल पीछे का भी हमने अवार्ड शामिल किया, ठीक है ना। या कई बार होता है कि करंट ईयर में जो पुरस्कार वगैरह मिला है वो बहुत कोई ठीक है, जिसको पुरस्कार मिलता है बड़ा ही होता है, बट इतना बड़ा नहीं होता है कि उसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो जाने की। ज्ञानपीठ मिला है, ज्ञानपीठ मिला है भालचंद नेमाड़ी को भी, कुसुमाग्रज को भी। ये लोग बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, उपन्यासकार हैं, हिंदू और कोसला जैसे उपन्यास लिखे। मैं जानता हूँ, महाराष्ट्र के लोग जानते हैं, साहित्यिक प्रेमी लोग जानते हैं, लेकिन क्या मास जानता है? नो ऑफेंस, मास नहीं जानता है। उत्तर प्रदेश की बस्ती में रहने वाले व्यक्ति को क्या मतलब है कुसुमाग्रज से और भालचंद नेमाड़े से, अंटिल सो साहित्य का प्रेमी। उसको तो प्रेमचंद जान ले बहुत है, लेकिन प्रेमचंद जानता है, या प्रेमचंद नहीं भी जानता है तो चेतन भगत जानता है, ठीक है ना। तो अगर चेतन भगत को कोई पुरस्कार मिलता है तो उसको जानने की इच्छा होती है। इसलिए सवाल पूछे जाने की संभावना इस बात पर भी निर्भर करती है कि जिसको पुरस्कार मिल रहा है उसकी लोकप्रियता, उसको मास कितना जानता है। सवाल बनाने वाला भी तो व्यक्ति ही है ना, साहित्यकार तो है नहीं। फाइन, इसलिए हमने सोचा कि उसको पूछा जाना चाहिए, तो आया भी। तो ये पुरस्कार हो गया, बस इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। दिमाग अगर लगाना है तो ये अटल भूजल योजना 2019, जल जीवन मिशन 2019, नमामि गंगे 2014। क्रोनोलॉजी में अगर लगवा लेगा तो ये ध्यान रखना, नमामि गंगे पहले है, जल जीवन मिशन और अटल भूजल योजना उसके बाद में। ठीक है। एक सवाल भी इस पे पूछा गया है, वो सवाल है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्ड द टॉप ऑनर इन द बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी कैटेगरी एट 5th नेशनल वाटर अवार्ड फॉर इट्स इनोवेटिव वाटर कंजर्वेशन। ऑलरेडी अर्बन बॉडी पे सवाल उसने पूछ लिया है, ठीक। तो अगर सवाल उसने पूछा हुआ है तो इस पर सवाल बन सकता है, ध्यान रखिएगा। संभावित एमसीक्यू क्या हो सकता है? 2025 में प्रथम जल संचय भागीदारी जन भागीदारी पुरस्कार में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? आई थिंक ये छठा था ना, ये 6th था ना, ये छठा अवार्ड था ना, एक बार देखना, छठा ही था। तो इसमें जो है तेलंगाना शीर्ष पर है। मुझे लग रहा है ये छठा था इस बार वाला, पहले का सवाल शायद ये पूछ रहा है। कंटेंट क्रिएटर ने कुछ मिस किया है इसमें। मैं गो थ्रू हुआ था, लेकिन मैं मेंस वाले और बाकी टॉपिक से गो थ्रू हुआ था। एक बार इसे वेरीफाई करना, ठीक है। इस बार वाला छठा ही था। एपेक्स समिट होता है ग्योंगजू में, ठीक। तो साउथ कोरिया में होता है। और सवाल सीधा पूछ सकता है आपको, मेंस के पर्सपेक्टिव से इसको डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, बस खाली लिंकेजेस दिखा दे रहा हूँ कि GS2 के टॉपिक जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, उनकी संरचना, मैंडेट और कार्यप्रणाली जो टॉपिक है उससे आप रिलेट कर सकते हैं। एपेक जो समिट है वो हुआ है कहाँ पे? ग्योंगजू में, साउथ कोरिया में। ग्योंगजी से कंफ्यूज मत होना, चाइना मत मार्क कर देना, क्योंकि वहीं पे ग्योंगजू वगैरह है जहाँ पे एशियन खेल वगैरह होते रहे, ठीक। ग्योंगजू डिक्लेरेशन भी वहाँ पे अपनाया गया। उसका जो थीम है वो है बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट एंड प्रॉस्पर। एपेक के बारे में जान लो। 21 मेंबर कंट्रीज है, विश्व की 40% पॉपुलेशन, 50% से ज़्यादा का ट्रेड। भारत इसका मेंबर नहीं है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, भारत इसका मेंबर नहीं है, ठीक। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सिंगापुर में है। 1989 में इसको कैनबरा में एस्टेब्लिश किया गया था। सवाल इस पे PYQ आ चुका है यूपीएससी में,
2015 के पेपर में इंडिया कौन से जो ग्रुप है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उसका पार्ट है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन यानी एपेक। तो अगर आपको पता था कि इसका पार्ट नहीं है तो फिर आसानी से सवाल को आप कर सकते थे। सवाल क्या आ सकता है? एपेक के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसमें 21 अर्थव्यवस्थाएं शामिल है, ठीक है। 40% पॉपुलेशन, 50% ट्रेड कवर करता है। 1989 में इसकी स्थापना कैनबरा में हुई थी। भारत इसका पूर्ण सदस्य है। भारत इसका पूर्ण सदस्य नहीं है, भारत इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये हो गया। अब यहाँ पे ये एक मेंस का सवाल है जो आने की संभावना 0% है, जो नहीं आएगा। ठीक, आर्थिक समूहों पे सवाल, क्योंकि इस साल मतलब 25 में नहीं आएगा। 0% चांस मुझे लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स थे उनकी भूमिका कम हुई है पिछले 2 सालों में। क्रेडिट गोज टू पोटस, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जिस तरीके से रेसिप्रोकल टैरिफ हो रहा है, डब्ल्यूटीओ की भूमिका नगण्य हो रही है। अभी फिलहाल जो बहुत बड़े ग्रुप्स थे, मल्टीलेटरल ग्रुप्स जो थे, डब्ल्यूटीओ था, उसकी भूमिका, उसका रेलेवेंस बहुत कम हो गया है। पिछले साल 2 साल में मुझे नहीं लगता है डब्ल्यूटीओ की कोई चर्चा भी सुनी होगी। अंतिम बार चर्चा जब मैंने सीरियसली डब्ल्यूटीओ को पढ़ा था वो था जब कोविड वैक्सीन में जो वायलेशन हो रहा था, उसका पेटेंट का, फाइजर वगैरह की जो वैक्सीन थी, इंडिया के प्रयासों से उसको अप्रूवल मिला था। तब लगा था चलो अभी भी जिंदा है, टाइगर जिंदा है। बट फिलहाल जिस तरीके से वहाँ पे डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है अमेरिका के गतिरोध के कारण, अमेरिका के रेसिप्रोकल जो टैरिफ है उसकी मार अलग से पड़ रही है, तो डब्ल्यूटीओ का जो रिलेवेंस लगभग बहुत कम हो गया। लॉ बेस्ड वर्ल्ड ट्रेड अभी नहीं हो रहा है। कंट्रीज जो हैं अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंजर्वेटिव या बहुत ही संरक्षणवादी नीतियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। ध्यान रखना, भारत का आत्मनिर्भर भारत संरक्षणवादी नीति नहीं है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। भारत आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो चाहता है कि हमारी कैपेसिटी इतनी बिल्ड हो कि हम दुनिया की जो सप्लाई चेन है, जिसमें हमारी पार्टिसिपेशन बहुत कम है, पूरी दुनिया के ट्रेड में हम 2% से कम हिस्सेदारी रखते हैं, तो भारत चाहता है कि हमारी हिस्सेदारी बढ़े। भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी तो सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन और मजबूत होगा, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। अब अगला है वंदे मातरम के 150 साल। ठीक, तो अभी कल ही न्यूज़पेपर में था, किसी ने वंदे मातरम गाने से मना कर दिया था उत्तर प्रदेश में, तो कुछ उस पर लीगल एक्शन वगैरह हो गया है। ठीक, फाइन। तो वंदे मातरम के 150 साल हो गए और इस पर सभी सरकारी और निजी स्तर पर लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया। आप इसको जीएस पेपर 1 की स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण, देश के विभिन्न भागों से महत्वपूर्ण योगदानकर्ता से रिलेट कर सकते हैं। की पॉइंट क्या है जानने के लिए कि भाई प्रधानमंत्री ने इसको स्मरण श्रृंखला शुरू किया। संस्कृति मंत्रालय नोडल एजेंसी है। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिनकी रचना जो है आनंद मठ है, आनंद मठ, उसमें इन्होंने इसको लिखा था। आनंद मठ कब रचा गया? किताबें ढेर सारी दी गई थी यूपीएससी के द्वारा, उसका सीरियल, उसकी क्रोनोलॉजी लगवाई गई थी। तो ध्यान रखना, आनंद मठ 1875 में रचना किया गया, इसका मूल रचना। और ये वंदे मातरम की रचना 1875 में हुई थी और बाद में ये जो कविता है वंदे मातरम, इसको पहली बार 1882 में बंग दर्शन पत्रिका में उपन्यास आनंद मठ के एक हिस्से के रूप में प्रकाशित हुआ था। तो ये ध्यान में रखना है आपको। और पहली बार कांग्रेस के सम्मेलन में, कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में इसको गाया गया। ठीक, कलकत्ता कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन जो था, उसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह यम सयानी ने किया था। ठीक, और स्वदेशी आंदोलन जब बंगाल में चल रहा था तो प्रतीक के तौर पर इसका प्रयोग किया गया। ठीक, 1907 में मैडम भीखाजी कामा ने स्टुटगार्ट, बर्लिन में जब तिरंगा फहराया तो वहां पर वंदे मातरम शब्द लिखे हुए थे। ठीक, ये सब फैक्ट है जो आपकी प्रीलिम में आ सकता है। ठीक है, कुछ और फैक्ट देखो, जैसे आनंद मठ 1882, इन्हीं की रचना है बंकिम बाबू की। दुर्गेश नंदिनी 1865, कपाल कुंडला देवी चौधरानी। आप देख पा रहे हो, आनंद मठ के बाद अगर आप दुर्गेश नंदिनी देखेंगे, देवी चौधरानी देखेंगे, तो आप देखेंगे कि उस समय 19वीं सेंचुरी में जब महिलाओं की स्थिति कैसी थी आपको पता है। तब बंकिम बाबू
महिलाओं को एम्पावर करने वाले उपन्यास रच रहे थे। आप अगर देवी चौधरानी पढ़ेंगे तो कुल मिला के पता चलता है कि उनकी सोच कितनी प्रगतिशील थी। वंदे मातरम जब उन्होंने रचा, मैंने आनंद मठ पढ़ा था अपने टीनेज में, तो आप सोचो कि बंगाल की जो दुर्दशा थी, बंगाल में जिस तरीके से महामारी के दौरान लोग जंगलों में भाग जा रहे थे, एक दूसरे की मृत लाशों को खाने को मजबूर थे, जंगल में भाग करके पत्ते फूल फल खा रहे थे ताकि बच सकें कैसे भी। माएँ अपने बेटों को छोड़ दे रही थी, बेटी अपने माँओं को छोड़ दे रहे थे मरते हुए, क्योंकि इस तरीके से स्थिति थी, भुखमरी थी, अकाल था। तो समझ में आता है कि कितनी भयावह स्थिति थी गवर्नमेंट के फेल्योर की वजह से, उसके एफर्ट ना करने की वजह से। और कार्ल मार्क्स ठीक ही कहते हैं कि जो अकाल है वो प्राकृतिक नहीं है, वो कृत्रिम है। अकाल और राशन की सप्लाई ना हो पाना, ये प्रोडक्शन का मामला नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूशन का मामला है। और यही बात हमको 1940s में दिखती है, जब विंस्टन चर्चिल की स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी, यानी सब कुछ तहस नहस कर दो, कुछ भी वहाँ ना रहने दो ताकि दुश्मन के हाथ कुछ न लगे। उस स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी की वजह से बंगाल में चावल की कमी हो गई, राशन का अभाव हो गया। बाहर से कनाडा वगैरह से, कनाडा ने कहा भी था हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, चर्चिल ने एक्सपोर्ट नहीं करने दिया। मलाया पेनिनसुला में भी कमी थी, जिसकी वजह से लाखों लोग मारे गए बंगाल में अकेले। तो निश्चित तौर पर ये जो है इतिहास में काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। और मुझे याद है कि अभी एक सीरीज आई थी उस पे, नेटफ्लिक्स पे, चर्चिल एट वार। तो उसमें इस स्पेसिफिक इशू पर चर्चिल से एक पत्रकार पूछती है कि आपने इतने लाखों लोगों को मरने दिया। चर्चिल कहता है युद्ध में होते रहता है। ठीक, जनगण मन पर भी सवाल आ सकता है। 1911 में इसको जो है ओरिजिनली कंपोज किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, और 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से गाया गया था। PYQ है, विद रेफरेंस टू द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। पहली बार इसे 1911 के कलकत्ता सेशन में गाया गया, कह रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1950 में इसको अडॉप्ट किया, बताओ इसमें से कौन सा सही है। इसी पर आधारित एक सवाल बन सकता है जो हमने बनाया है कि वंदे मातरम के बारे में क्या है सही। बंकिम बाबू ने 1875 में लिखा, महात्मा गांधी ने इसको गाया था सार्वजनिक रूप से, और इसे 1950 में राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। तो महात्मा गांधी ने तो नहीं गाया था, बाकी पहला ठीक है और तीसरा ठीक है। ठीक है, 1875 में रचा गया ये गीत, बाद में इसको आनंद मठ में शामिल किया गया, 1950 में राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया, और सार्वजनिक रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे गाया। ठीक, अगला जो है ये चल रहा है, वो है बिहार की गोगाबिल लेक, भारत का 94th रामसर साइट। उत्तर प्रदेश की जो वेटलैंड कंजर्वेशन है बहुत उसको सराहा गया है, और मेंस पे उस पर सवाल बन सकता है, इसलिए हमने अपनी बुकलेट में डाला था। इसलिए हाँ, अरे हाँ बाबा, सन्यासी रिविलियन क्यों हुआ था, वही तो है ना। तो कमल और रोटी उनके प्रतीक थे। तो ये 94th जो रामसर साइट है, इसके बारे में सीधा फैक्ट आप ध्यान रखिए। और ये कहाँ पे है, ये है कटिहार डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, रामसर कन्वेंशन क्या है आपको पता ही है कि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसके माध्यम से जो इकोलॉजी की इम्पोर्टेंस या उसके महत्व के अनुसार, चाहे वो मैन मेड हो यानी ह्यूमन मेड हो यानी कृत्रिम हो, या फिर चाहे वो प्राकृतिक हो, ऐसे सभी वेटलैंड की कंजर्वेशन, उसके प्रमोशन की कोशिश की जाती है। अगर वो कंजर्वेशन ठीक से नहीं हो पाता, एक बार रामसर साइट में आ गया तो उसे मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में डाल देते हैं। और भारत में कौन कौन सी ऐसी रामसर साइट है जिनको मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में डाला गया है, ये बताओ कमेंट बॉक्स में। 2 फरवरी को वर्ल्ड इंटरनेशनल वेटलैंड डे मनाया जाता है, और रामसर जो है वो ईरान में है, भारत में नहीं है। ठीक, सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट है वो तमिलनाडु में है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश। ठीक, बिहार में टोटल 6 रामसर साइट। ठीक है, भारत को एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल वाला देश है। यूके और मैक्सिको पे तीसरे स्थान पर है, एशिया में नंबर 1 पे है और पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर है। तो एशियन कॉन्टिनेंट पे पहले स्थान पर है, पूरी दुनिया में यूके 176 और मैक्सिको 144 के बाद तीसरे स्थान पर है। ठीक है, बस गोगा बिल के बारे में ज़्यादा बिहार वाले जाने, बीपीएससी देने वाले, अपनी को जानने की जरूरत नहीं है।
इंडिया 1982 में रामसर में शामिल हुआ। और उत्तर प्रदेश में 10 साइट, रामसर साइट कौन कौन सी वो देख लो एक बार। नरौरा जो ऊपरी गंगा नदी पर है, बुलंदशहर बिजनौर में है, सूर सरोवर आगरा में है, इसको कीटम लेक भी बोलते हैं, सांडी बर्ड सेंचुरी हरदोई में है, नवाबगंज उन्नाव में है, पार्वती अर्गा गोंडा में है, अभी यहाँ पे सेलिब्रेट भी किया गया था इस बार। समन जो है वो है, समन को समाजवादी से याद रखो, मैनपुरी इटावा समाजवादियों का गढ़ है, तो समन को समाजवादी से याद रखो। समसपुर रायबरेली, सरसई इटावा, बखीरा को कबीरा से याद रखो, तो संत कबीर नगर, हैदरपुर वेटलैंड, मुजफ्फरनगर बिजनौर। और आपको अगर याद होगा तो ये हमारा मेंस PYQ है जो भी 2024 में पूछा गया। प्रीलिम में इसका महत्व तो है ही, मेंस में किस तरह से महत्व है आप देखिए कि ये हमारा बुकलेट है मेंस का, जिसमें हमने रामसर वेटलैंड साइट के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे राष्ट्र में दूसरे स्थान पर है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए इसका इंपॉर्टेंस क्या, ये सवाल हमने अपने बुकलेट में डाला था जो टेस्ट सीरीज का हिस्सा भी था। और वहीं उसी थीम से रिलेटेड सवाल, रामसर स्थलों को चिन्हित कीजिए, उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, आपके मेंस में आया, देखने को मिला। तो कई बार होता है जो चर्चा में बहुत ज़्यादा रहता है, सिलेबस से सीधा लिंक होता है, उसके आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, और इसलिए इसके आने की संभावना थी, मैंने जो कारण बताया था वो था उत्तर प्रदेश सेकंड स्थान हो गया है रामसर साइट के मामले में, तो चर्चा में भी था और कई सारे रामसर साइट शामिल भी हुए थे। प्रीलिम की जहाँ तक बात करें तो प्रीलिम में ये सवाल पूछा गया यूपीपीसी 2013 के सवाल क्वेश्चन में, पेपर में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड आर डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट, कौन सा स्थान जो है रामसर साइट के तौर पर डेजिग्नेटेड किया गया है, तो ये ऑप्शन था। और जो आने वाले समय में सवाल बन सकता है रामसर साइट पर प्रीलिम में आपके 2025 तक, नवंबर 2025 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं, उसका आंसर है 94। अगर ये डेटा अपडेट होगा तो हम आपको बता देंगे। रामसर के बारे में व्याख्या दिया हुआ है, आप देख लो। ठीक, ठीक है। अब अगला है साबानो का केस। एक फिल्म आई है हक, तो हक जो फिल्म है वो किस मामले से जुड़ा हुआ है, साबानो के मामले से। तो अपने को मूवी से मतलब नहीं है, अपने को मतलब है कि उसका सिलेबस से क्या लिंकेजेज है, सिलेबस से कैसे वो जुड़ सकता है। तो GS2 से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। साबानो केस कब हुआ, कब इसका फैसला आया, 1985। किस इशू से जुड़ा हुआ था, पर्सनल राइट से जुड़ा हुआ था, यूनिवर्सल सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ा हुआ था, और कौन से फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की थी, आर्टिकल 44। PYQ जो आया हुआ है वो देख लो आप। ट्रिपल तलाक के बारे में BPSC में सवाल पूछा गया है, मेंस के हिसाब से हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलरेडी 2 टॉपिक डिस्कस कर लिया है। ये साबानो का केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेंस के हिसाब से डिस्कस किया जाए। मैंने पहले भी कहा PYQ की शोध श्रृंखला जब आएगी आप देखोगे कि आर्टिकल 21 पे पर्सनल जो लाइफ, लिबर्टी और डिग्निटी है, उस पर सवाल तब पूछा गया जब हाड़िया वाला केस हुआ था केरला में, कि उसने शादी कर ली थी किसी और धर्म के व्यक्ति से, और उसको केरला हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शादी तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, पर्सनल लाइफ और लिबर्टी का अधिकार है, तो उसको रिइनिशिएट कर दिया। आर्टिकल 19 पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे सवाल तब पूछा जब नवतेज सिंह जौहर वाला इशू था, या फिर सेक्सुअल ओरिएंटेशन की फ्रीडम का मामला था। तो जब उस तरीके से कोई टॉपिक चर्चा में रहेगा तो आपको हम बताएंगे, बट फिलहाल के लिए नाउ ये टॉपिक मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो साहबानो का केस था 1985 का, उसके बारे में कौन सा कथन सही है, उसका महत्व क्या है। तो उसका महत्व जहाँ तक है कि भाई 125 CRPC की जो धारा है उसमें मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनको भरण पोषण या एलिमनी का राइट है, ये फैसला है। ठीक है, और साहबानो के केस को साहबानो के फैसले को नल एंड वाइड करने के लिए पार्लियामेंट ने तुरंत कानून बना दिया था, मुस्लिम महिला तलाक अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक, और इसमें जो है जो साहबानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको एक हिसाब से डाइल्यूट करने की कोशिश थी। तो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाएंगे, लेकिन जो मोहम्मद आरिफ खान है बिहार के अभी इसमें गवर्नर हैं, वो बहुत मुखर रहे हैं, बहुत क्रिटिक रहे हैं, और बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ भी थी तमाम इशूज पर। उनका कहना था कि मुस्लिम अधिकारों को इससे ज़्यादा चोट नहीं पहुंचाई जा सकती थी। ट्रिपल तलाक का जो इशू था, मैं पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाना चाहता कि क्या है क्या नहीं है, बट बात ही सही है
कि पूरी दुनिया में अगर एलिमनी का कॉन्सेप्ट है, एलिमनी का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि जो कमज़ोर है उसकी स्थिति और कमज़ोर ना हो जाए किसी के छोड़ने की वजह से। ये है सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर कोई वेल्दी है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, तो उसको एलिमनी क्यों मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। लेकिन 1980s में भारत में महिलाओं की स्थिति, ऊपर से मुस्लिम महिलाओं की स्थिति किस तरह थी आपको पता है? सामान्य मुस्लिम महिलाओं की स्थिति। तो भरण पोषण का अधिकार मिलना ही चाहिए था, लेकिन जो भी नैरेटिव रहा हो, जिस भी वजह से इसको नलीफाई किया गया, उसके बाद फिर ट्रिपल तलाक तक की यात्रा तय होती है और बाद में महिलाओं को बहुत झेलना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर ये एक गलत फैसला आप कह सकते हैं। अब इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइन बाई मीटी के द्वारा कुछ एआई से रिलेटेड गाइडलाइन है, तो उसको आप GS2 के इस टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। ठीक, अब एआई गवर्नेंस के दिशा निर्देश क्या है? आप इसको मेंस में यूज कर सकते हैं इन पॉइंट्स को, प्रीलिम में इसकी जरूरत नहीं है। क्या है? ट्रस्ट इन द फाउंडेशन, पीपल फर्स्ट, इनोवेशन ओवर रेस्ट्रेंट, फेयरनेस और इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबल बाय डिजाइन, सेफ्टी, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी। एआई की बात जहां भी आती है, 2-3 कीवर्ड आप जरूर यूज करो। एक तो एथिकल एआई आप यूज करो, एथिकल एआई, इंक्लूसिव और सिक्योर। क्योंकि एआई जो है, अगर उसका एथिकल प्रयोग नहीं होगा, मानव हित में प्रयोग नहीं होगा, तो निश्चित तौर पे उससे ह्यूमैनिटी को, इकोनॉमी को, हर किसी को नुकसान होगा। ठीक है, ये गाइडलाइन इंडिया एआई मिशन के तहत जारी किए गए और इंडिया एआई जो मिशन है वो 2024 में मार्च में लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य है भारत को एक एआई इकोसिस्टम का हब बनाना। ठीक, अब एआई से अगर बात करें तो जनरेटिव एआई भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है एआई का। तो जनरेटिव एआई का क्या मतलब है? जनरेटिव एआई का मतलब है कि आपके पास, यानी एआई के पास जो भी डेटा है, जो कुछ भी है, उसके आधार पर एक मौलिक कंटेंट क्रिएट कर देता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि हमारी टीम में काम बहुत करती है, जैसे परप्लेक्सिटी है, चैट जीपीटी का अपना जो प्लस वर्जन हमारा है जिसमें 16 वीडियो वगैरह क्रिएट होता है। तो हमारी टीम क्या करती है कि मान लो हमारे पास कुछ, आपने देखा होगा अपने कंटेंट में, खास करके इसको हम GS3 वगैरह में 2 में बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, GS6 में भी कहीं यूज कर रहे हैं, कि मान लो कोई डेटा है, मान लो क्या है डेटा अपने पास, कि कंपैरेटिव एनालिसिस है, मान लो उत्तर प्रदेश और इंडिया का कुछ भी, तो हमने उसको डेटा दे दिया, तो एक इमेज क्रिएट कर देगा, एक मैप क्रिएट कर देगा, जो मौलिक होगा, जो नया होगा, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं होगा, किसी कोचिंग का कॉपी पेस्ट नहीं होगा, जो वेबसाइट पे ऐसे सरफेस पे पड़े हो वहाँ से नहीं होगा। जो भी डेटा उसको हम देंगे, जो भी कमांड देंगे, उस हिसाब से इमेज क्रिएट करेगा, एक डायग्राम क्रिएट करेगा। तो एक हिसाब से देखा जाए तो डेटा भले हमने दिया है, सोर्स हमने दिया है उसको, लेकिन जो सृजन हुआ है, जो रचना बन के आई है, वो तो मौलिक है ना, वो तो पहले से उपलब्ध नहीं थी। तो इसको हम कहेंगे जनरेटिव एआई। जनरेटिव का मतलब ही है जो जनरेट करे। ठीक है, जो जनरेट करे, दैट इज जनरेटिव एआई। ऐसे ही आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर में आपको बताया था ना हमने, कि क्या बताया था आपको, कि एक रीजनरेशन, क्या था वो टर्म इस्तेमाल किया था, कि इस तरह से जैसे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, नेचुरल एग्रीकल्चर की बहुत सारी बात हो रही है, लेकिन उसमें था रीजनरेटिव, कि भाई जो भी संसाधन हम यूज कर रहे हैं, सिर्फ वो सस्टेनेबल मैनर में नहीं यूज कर रहे हैं, बल्कि वो दोबारा रीजनरेट भी कर ले खुद को। ठीक है, मॉइस्चर फिर से उतना ही बहाल हो जाए, उतना ही वेजिटेशन फिर से बहाल हो जाए, उसकी भी कोशिश की जा रही है। तो आपने देखा था एक पीवाई, इस पे MCQ फ्रेम हो सकता है कि भारत के एआई गवर्नेंस दिशा निर्देशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि ये कौन से सिद्धांत के अनुरूप कार्य करता है। तो उसका आंसर है शक्ति के बजाय नवाचार। एआई को दबाना नहीं, एआई को सप्रेस नहीं करना है, बल्कि इनोवेशन करना है। इनोवेशन करना है, लेकिन एथिकल एआई के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेगुलेशन में नीतिगत चुनौतियां क्या है? एआई के रेगुलेशन में नीतिगत चुनौतियां क्या है? पहली नीतिगत चुनौती यह है कि पूरी दुनिया में एआई को रेगुलेट करने से संबंधित कोई व्यापक ऐसी गाइडलाइन नहीं है जिसको पूरी दुनिया फॉलो कर सके। जो डेवलप्ड कंट्री है, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, आज दुनिया के जितने भी सबसे बड़े एआई प्लेटफॉर्म को आप देखते हो, चाहे वो बार्ड हो, मतलब जेमिनी, चाहे वो जेमिनाई बोलते हैं ना उसको अंग्रेज लोग, चाहे वो फिर चैट जीपीटी हो, ये सब अमेरिका के हैं। तो जिनके प्लेटफॉर्म से वो अपने हिसाब से एआई के रेगुलेशन को तय करने की कोशिश करेंगे, लाइक इंटरमीडियरी जो प्लेटफॉर्म्स थे, मेटा वगैरह, गूगल वगैरह। भारत की अपनी सुरक्षा चिंताएं अलग हैं, बाकी तमाम राष्ट्रों की सुरक्षा चिंताएं, उनकी जरूरतें अलग हो सकती हैं।
तो एआई ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन हमारे अनुकूल उसको कार्य करना चाहिए। तो उसके रेगुलेशन में समस्या तमाम नीतिगत हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड को लेकर के है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के है, भारत की अपनी ज़रूरतों को लेकर के है। इसलिए इसका सॉल्यूशन एक ही हो सकता है, आप स्वदेशी स्तर पर इंडिजिनस लेवल पे एआई को डेवलप करो, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा डेटा है। एआई के अच्छा काम करने के लिए, एआई को बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए सबसे प्रमुख चीज़ है वो है डेटा। चूँकि ठीक है, मेरा नेफ्यू जो है वो भी एक स्टार्टअप कर रहा है, उसमें भी एआई का एक मॉडल डेवलप कर रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि ये जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको क्या चाहिए? कह रहा था कि जो बड़ी कंपनियाँ हैं, टेक जायंट्स हैं, चैटजीपीटी वगैरह, वो कुछ भी इनोवेशन लाना होगा, उनके पास इतना डेटा है, नहीं तो खरीद लेते हैं, चोरी कर लेती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इतना सब कुछ उनके पास है कि कोई भी मॉडल डेवलप करना है, कोई भी टेस्ट करना है, इमीडिएटली इतना सारा डेटा है, वो कर लेते हैं। कोई नया बंदा एआई कोई नया मॉडल डेवलप करेगा, उसके पास वो डेटा ही नहीं, कैसे टेस्ट करेगा? नहीं कर सकता है। फिर पैसा भी लगता है, इनपुट कॉस्ट भी लगता है। भारत में सीड फंडिंग की स्थिति आप जान ही रहे हो। तो ज़रूरी है कि भारत में बड़े-बड़े एआई की अगर स्थापना ना भी हो पाए, चैटजीपीटी जैसा बड़ा प्लेटफ़ॉर्म ना भी बन पाए, कोई बात नहीं है। स्पेसिफिक, कस्टमाइज़, सेक्टर स्पेसिफिक एआई का डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे मेडिकल जो प्लेटफ़ॉर्म है, मेडिकल हेल्थ केयर के लिए अलग एआई हो, ताकि वो पेशेंट की प्रॉब्लम, उनकी डायग्नोसिस, उनकी रिपोर्ट को ऑलरेडी चल रहा है, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। एक्सीलेंस की कोई लिमिट तो है नहीं। तो उस क्षेत्र में अलग प्रकार के एआई हो, बिज़नेसेस के लिए अलग प्रकार के एआई हो, एजुकेशन के लिए अलग प्रकार के एआई हो, और उसी क्षेत्र के सैंपल्स को, डेटा को प्रोसेस करके बेहतर रिजल्ट तैयार करने की कोशिश की जानी चाहिए। तो भारतीय जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो सेक्टर स्पेसिफिक एरिया में लीड हासिल कर सकते हैं, अगर वो चैटजीपीटी जितना बड़ा कुछ काम नहीं भी कर सकते हैं। कुछ कीवर्ड हैं, डेटा गवर्नेंस जैसे, अ, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने एग्जाम में। तो भारत में जो एआई रेगुलेशन की चुनौतियाँ हैं, उसमें एक तो ये है कि भाई डेटा गवर्नेंस, प्राइवेसी इशू है। यूनिफाइड एआई रेगुलेटरी स्ट्रक्चर नहीं है, ना भारत में, ना दुनिया में। ठीक है, पुराने रेगुलेशन से ही काम हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी का इशू है, किसको ट्रांसपेरेंट कैसे काम करोगे, किसको अकाउंटेबल आप ठहराओगे? अगर चैट जीपीटी बदमाशी करेगा, ग्रुप गाली देगा, तो बायसनेस है, फेयरनेस की दिक्कत है, एथिकल कंसर्न्स है। पता चलता है उसको डेटा जो मिला हुआ है एशियन लोगों के खिलाफ है, नस्लवाद भरा पड़ा है। तो जैसा डेटा उसको दोगे वैसा ही रिजल्ट आएगा। वीक स्टैंडर्ड्स एंड टेस्टिंग इकोसिस्टम की दिक्कत है, स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं। ठीक। और नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कंसंट्रेशन, पता चलता है सब कुछ डेटा सेंटर्स वेस्टर्न कंट्रीज में है, तो विदेशी क्लाउड पे सब कुछ हमारा है डेटा, तो दिक्कत तो है उससे। ठीक है, तो हाल के शासन जो एआई गवर्नेंस के जो गाइडलाइंस है, वो कैसे बैलेंस करते हैं? रिस्क बेस्ड रेगुलेशन, ठीक है, यानी कि जोखिम को कम करना है, फ्रीडम देते रहना है, फ्रीडम कर्टेल नहीं करना, लेकिन जोखिम को कम करना है, ऑडिट करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, सिक्योरिटी एनालिसिस भी करनी है। ठीक है, यही सब है, ट्रांसपेरेंसी, डॉक्यूमेंटेशन, मैंडेट, और ये सब की टर्म आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इस पर डिस्कस नहीं करने जा रहा। कुछ नैनो न्यूज है। नैनो न्यूज का मतलब जो वन लाइनर है, जिनके आने की संभावना कम है, उतना ज़्यादा महत्व तो नहीं है, बट आप उसे देख सकते हैं। नैनो न्यूज क्या है भाई? वाटरशेड महोत्सव कहाँ हुआ? केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुंटूर, आंध्र प्रदेश में शुरू किया। उद्देश्य था सस्टेनेबल वाटरशेड मैनेजमेंट में जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। आयोजक कौन था? ग्रामीण विकास मंत्रालय और आंध्र गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स मिट्टी पानी संरक्षण इसका उद्देश्य था। दिल्ली में ग्रेडेड जो एक्शन प्लान है उसको लागू किया गया। बस ध्यान रखना है, ग्रेडेड एक्शन प्लान किससे रिलेटेड है? पोल्यूशन जब एक लेवल से बढ़ जाता है तब ये लागू हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से इसको शुरू किया गया था। ऑपरेशन मित्र शक्ति 2025 बेलगावी कर्नाटका में हुआ। किसके किसके बीच? भारत और श्रीलंका का संयुक्त सैन्य अभ्यास। कॉप 32 2027 की मेजबानी कौन करेगा? एथोपिया करेगा, आदिस अबाबा में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, ये ऐसी पक्षी है, कहने को पक्षी है बट बेचारी उड़ नहीं सकती ज़्यादा, मतलब ठीक है थोड़ा बहुत करती है, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं ऊंचाई पर जा पाती है। यही वजह है कि हाई टेंशन तार वगैरह जब रास्ते में होते हैं तो उससे टकरा करके इसकी मौत हो जाती है। इसकी मौत इतनी हो जाती है कि इसका क्रिटिकल एंडेंजर्ड, आईयूसीएन का जो रेड लिस्ट है, रेड डेटा बुक है, उसके हिसाब से क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। कुछ 100 संख्या ही इनकी बची है। सामान्यतः राजस्थान में भी पाई जाती है, आपको और लिखा है, उसी का शायद स्टेट बर्ड भी है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाई जाती है।
शेड्यूल 2 में है आपके 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, और IUCN के रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। यूपीएससी इस टाइप का सवाल ज़्यादा पूछता है, आपके यहाँ तो उतना देखने को मिलता नहीं। ठीक, ये एक नैनो न्यूज इंपॉर्टेंट है। ओमान इलेक्टेड टू यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर काउंसिल। आपको पता है कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व ये प्रयास यूनेस्को का है, और भारत में मुझे कमेंट करके बताओ, भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें कितने ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ठीक, तो सिंपल ध्यान रखना है कि जो मैप है ओमान, उसको ओमान का चयन उसमें हो गया है। ओमान कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे ओमान है, इसके पड़ोसी राष्ट्र देख लो, पर्शियन गल्फ इधर है, अरेबियन सी इधर है, मैप में एक बार देख लो। एक दूसरा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, मैप जो प्रोग्राम है 1971 में शुरू हुआ, यूनेस्को की पहल है। भारत का नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इसका भारत की तरफ से पहला जो है बायोस्फीयर रिजर्व बना, जो मैप के लिस्ट में आया। मालाबार एक्सरसाइज में INS सह्याद्री ने पार्टिसिपेट किया। कहाँ पहुंचा, गुआम पहुंचा। गुआम एक अमेरिका का सैन्य अड्डा है, और वहीं पे इस बार अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के संयुक्त मालाबार नौसैनिक अभ्यास हुआ। बांग्लादेश की जरूरत नहीं पता करने के लिए। हाँ, कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है उसको अच्छी रेटिंग मिली है। कंचनजंगा नेशनल पार्क को अच्छी रेटिंग मिली, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर ये है कि आपको पता होगा कि जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके तहत 3 कैटेगरी, एक नेचुरल, एक कल्चरल और एक मिक्स। तो जो कंचनजंगा है वो मिक्स्ड हेरिटेज साइट, एकमात्र मिक्स्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भारत की तरफ से। नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव 2025 कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को सस्टेनेबल और फ्यूचर रेडी शहरी पहलों के माध्यम से आगे बढ़ाने पर जोर रहा। ध्यान रखना, नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव कहाँ पे हुआ, 2025 में हुआ। अर्बन कॉन्क्लेव में क्या हुआ, शहरों के विकास के बारे में जो भी आ जाए सब सही टिक कर देना, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2025, ये फाओ की रिपोर्ट है। फाओ मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इस रिपोर्ट में फाओ की 2025 की रिपोर्ट जो है एड्रेसिंग लैंड डिग्रेडेशन अक्रॉस लैंड होल्डिंग स्केल बताती है कि मानव जनित जो भूमि क्षरण है, यानी ह्यूमन इंड्यूस्ड, जो ह्यूमन ड्रिवन जो डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन जो है, इससे वैश्विक खाद्य उत्पादन कमजोर हो रहा है और फूड सिक्योरिटी खतरे में जा रही है। फाओ की ही रिपोर्ट है जिसके हिसाब से पर एनम हर साल लगभग 5% की रेट से फूड डिमांड बढ़ रही है। 2050 आते आते ये लगभग दुगनी फूड की जरूरत पड़ेगी दुनिया को। तो निश्चित तौर पे अगर लैंड डिग्रेडेशन होगा, भूमि क्षरण होगा, तो इससे फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। प्रोजेक्ट सन कैचर किसका है, गूगल का है, इतना ध्यान रखना बस। ठीक है, गूगल ने प्रोजेक्ट सन कैचर की घोषणा की है। ये पहल ऑर्बिट में घूमने वाले जो सैटेलाइट्स हैं उन पर सौर ऊर्जा संचालित AI डेटा सेंटर विकसित करने का लक्ष्य रखती है। इस सैटेलाइट पे डेटा सेंटर आपने लगा दिया, सोलर से चलेंगे। ठीक है, टाइफून कलमेगी कहाँ आया, वियतनाम और फिलीपींस में आया। पिछली बार भी एक हमने साइक्लोन का जिक्र किया था, आपने देखा होगा। नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चा में है, कहाँ पे है, प्रोजेक्ट चीता को इंट्रोड्यूस किया गया था यहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में। ठीक, बिम्स्टेक इंडिया मरीन नहीं, नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, प्रचार कर लूँ, नहीं समय आज नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। बॉर्डर पर हो या प्रीलिम फेल हो गए हो निर्णायक रूप से, रिजल्ट नहीं आया तुमको पता होगा, तो इंद्रधनुष पे पढ़ सकते हो। 2025 का पूरा मेंस पढ़ाया जाएगा, मेंस वालों के साथ भगरत के साथ में। 2026 का प्रीलिम पढ़ाया जाएगा, अस्तित्व प्लस में करंट अफेयर लर्निंग सीरीज सब मिलेगा। 2026 का जो मेंस होगा वो भी मिलेगा, वैलिडिटी 2026 के मेंस तक रहेगी। अगर तुम प्रीलिम पास हो रहे हो निर्णायक रूप से तो भगीरथ प्लस ज्वाइन कर सकते हो। 150 से ज़्यादा टॉपिक वाइज लेक्चर मिलेंगे, हर टॉपिक पे शानदार कंटेंट मिलेगा, हर पेपर का लाइव एवेल्यूएशन, लाइव टेस्ट होगा, कॉपी मूल्यांकन का फ्रॉड नहीं, सीधा सीधा लाइव एवेल्यूएशन होगा, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स होंगे, 1 टॉपिक 1 पेज नोट्स होंगे, टीचर्स जो पढ़ाएंगे लाइव पढ़ाएंगे, तो मेंटरशिप भी होगा साथ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बुकलेट होंगे जो डायरेक्टली हिट हुआ था इस बार,
मेंस की पीवाई की शोध श्रृंखला मिलेगी। पीवाई के ऊपर मॉडल आंसर जो रेडी हो गया है मिलना शुरू हो जाएगा। हर पेपर का फुल एंड टेस्ट होगा। हिंदी, अंग्रेजी और इंग्लिश तीनों में कंटेंट मिलेगा। ये सम्राट हमने लाइव आंसर राइटिंग का प्रोग्राम शुरू किया है, जो आज रात से शुरू होगा। मैं ट्रेवल में रहूँगा, तो मैं जहाँ रहूँगा गेस्ट हाउस या होटल से, वहाँ से मैं आपको पढ़ाऊँगा इसको। बाद में हमारे साथ इसमें ये साइंस वाला पोर्शन अनिल संभालेंगे, इसमें डॉक्टर अनिल अपने नीतीश, जिनका 3 यूपीएससी मेंस दिया और अभी इस बार इंटरव्यू के लिए इनको कॉल आया है। तो आईआईटी से पढ़े हुए हैं ये भी कंट्रीब्यूट करेंगे। यूनिस सर भी आपको कुछ लेक्चर्स लेंगे। एनवायरनमेंट और सिक्योरिटी वाला जो इशू है, ऑफ कोर्स अपने डिफेंस ऑफिसर यूपीएससी इंटरव्यू दे चुके हैं, असिस्टेंट कमांडेंट है, शुभम सर पढ़ाएंगे। तो ये है भाई।